और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आज देश भर में मध्य प्रदेश की चर्चा रही क्योंकि मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर साध्वी प्रज्ञा का नाम तय हो गया है। बुधवार को साध्वी प्रज्ञा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और साध्वी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ही पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कौन है साध्वी प्रज्ञा, कैसे वो बीजेपी में आई और इसका पार्टी के ऊपर साथ ही साथ चुनावों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। इन्हें जानते हैं आप? जरूर जानते होंगे, लेकिन रुकिए, आपने इन्हें कहीं मालेगांव ब्लास्ट से तो नहीं जोड़ा। अब इनकी एक अलग पहचान है, वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर। जी हाँ, आज ही साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी ज्वाइन की है। साध्वी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि देश की चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट पर अब चर्चित नामों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। के पश्चात आज जब ये राजनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ है, धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आई हूँ और यहाँ पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल जी आए हुए थे, अनिल जी जैन आए हुए थे और भी अधिकारी थे, शिवराज जी थे, नरोत्तम जी थे, हमारे प्रभात जी थे, सभी लोग आए। बहुत अच्छा था और हमारा मन बहुत अच्छा था और सब मिलकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे और ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। हम राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं तो हर कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस द्वारा दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाली साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारेगी। कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 सालों तक जेल में रही और फिलहाल अभी जमानत पर बाहर है। साध्वी प्रज्ञा वर्ष 2007 में आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा का शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वो आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी की सक्रिय सदस्य भी रही। शुरुआत में उनके भाषण का असर भोपाल, देवास, इंदौर और जबलपुर तक ही सीमित था। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छोड़ दी और साध्वी बन गई। गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी। हिंदुत्व के प्रचार के कारण वो बीजेपी के नेताओं को प्रभावित करने लगी और राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ता गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रयागराज कुंभ के दौरान भारत भक्ति अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया। तो वहीं बीजेपी के द्वारा भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारने से भोपाल सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया। अब देखना यह होगा कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी की नजर से लोग देखते हैं या बीजेपी उनकी छवि को सुधार देती, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं कि भारत में मुख्तार अंसारी जैसे नेता भी हैं जो जेल से रहकर ही चुनावों में अपनी ताल ठोकते हैं और जनता उन्हें स्वीकार भी करती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से 72 घंटे का बैन झेल रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर ने भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल मुस्लिम लीग को वायरस बताने वाले सीएम योगी के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने चुनाव आयोग के निर्देश पर मुस्लिम लीग को वायरस बताने वाले सीएम योगी के ट्वीट को हटा दिया। जानकारी के मुताबिक ट्विटर इंडिया ने 34 ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्विटर ने या तो उन्हें अपनी वेबसाइट से हटा दिया या फिर उसे भारत में दिखने से रोक दिया। ये सभी ट्वीट सांप्रदायिक प्रवृत्ति के थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को वायरस बताते हुए कहा था कि एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया
तो वो बच नहीं सकता। और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुकी है। सोचिए, अगर ये जीत गए तो क्या होगा? ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन के बाद किया था। वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे दिखाई दिए थे। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम लीग को वायरस बताने वाले बयान पर सीएम योगी ने इस बयान के बाद विरोधी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई और चुनाव आयोग से शिकायत की। एक अन्य ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ रहा था। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरे देश का ही बंटवारा हो गया। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है, हरे झंडे फिर से लहरा रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहें। सीएम योगी के अलावा गिरिराज सिंह, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, अभिनेत्री कोयना मित्रा और पूर्व सैन्य अधिकारी सुरेंद्र पुनिया के कुछ ट्वीट को भी हटाया गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगा ही दिया था। उनके ट्वीट करने पर भी रोक थी। वहीं ट्विटर ने भी उनके एक ट्वीट को हटा दिया है। बढ़ते हैं आगे। नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग में की गई शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। वो झटका क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र में मतदान होने वाला है वहां 48 घंटे पहले कोई भी रिकॉर्डेड शो नहीं दिखाया जा सकेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि लाइव शो कवरेज दिखाया जा सकता है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों को इसका कड़ाई से पालन करने की सूचना दी गई है। आयोग चैनल की मॉनिटरिंग करेगा। चुनाव आयोग ने निर्देश देते हुए कहा है कि मतदान अवधि से पहले 48 घंटे के दौरान ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाया जा सकता है और न ही अपलोड किया जा सकता है जिससे मतदाता पर असर हो। साथ ही लाइव या रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस बाबत आयोग ने सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। सभी न्यूज और विज्ञापन चैनल्स की तरह नमो टीवी पर भी ये नियम लागू होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में रहेगा। इससे पहले दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीजेपी को बिना उसकी मंजूरी चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का निर्देश दिया था। सीईओ ने कहा है कि नमो टीवी बीजेपी चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा देना चाहिए। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद दिल्ली के सीईओ ने बीजेपी को चिट्ठी लिखकर बिना मंजूरी वाले सभी राजनीतिक सामग्री हटाने को तय करने के लिए कहा था। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन 2 अधिकारियों को नमो टीवी देखने और इसकी सामग्री की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इसके बाद बीजेपी ने भरोसा दिया था कि आगे से चैनल पर गैर प्रमाणित कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। नमो टीवी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नमो टीवी पर विस्तृत जवाब मांगा था। मार्च के अंत में लॉन्च हुए नमो टीवी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल किया गया है और ये उनकी रैलियों और भाषणों के लिए समर्पित है। मोदी और बीजेपी दोनों ने सोशल मीडिया पर नमो टीवी को प्रमोट किया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो नमो टीवी पर भी चुनाव आयोग की नजर है और चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नमो टीवी पर रिकॉर्डेड सामग्री का प्रसारण नहीं किया जाएगा। उन सामग्रियों का प्रसारण नहीं किया जाएगा जिससे मतदाता प्रभावित हो। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में बहुत सारी ऐसी हॉट सीट हैं जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं जो चर्चा का विषय है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा की। हेमा मालिनी यहां से सांसद हैं और दूसरी बार चुनावी मैदान में है। हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। फतेहपुर सीकरी, यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर चुनावी मैदान में है। यहाँ से राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है। कटिहार, बिहार के दूसरे चरण में
जिन 5 सीटों पर मतदान है उनमें कटिहार सीट प्रमुख है। यहाँ से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मैदान में है। तारिक अनवर का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी से है। दार्जिलिंग, यहाँ से टीएमसी नेता अमर सिंह राय और बीजेपी नेता राजू सिंह बिष्ट, कांग्रेस के शंकर मालाकर और लेफ्ट उम्मीदवार सामन पाठक के बीच कड़ा मुकाबला है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, यहाँ से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। 2014 में यहाँ से बीजेपी के जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को 60,000 से ज्यादा मतों से हराया था। श्रीनगर, यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के खालिद जहांगीर, पीडीपी के आगा मोहसिन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी से है। महाराष्ट्र का अमरावती, यहाँ से शिवसेना के आनंदराव अडसूल और युवा स्वाभिमानी पक्ष के नवनीत कौर राणा के बीच मुकाबला है। आनंदराव वर्तमान में यहाँ से सांसद है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। पांडे का मुकाबला कांग्रेस के भोलाराम साहू से है। तमिलनाडु का शिवगंगा, यहाँ से कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ कार्तिक चिदम्बरम का मुकाबला बीजेपी के एच राजा से है। इन हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों के साथ 12 राज्य की 95 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिस पर 23 मई को तस्वीर साफ होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो 23 मई को इन प्रत्याशियों की किस्मत में क्या लिखा है ये साफ हो जाएगा। जनता कल वोट करके इन हाई प्रोफाइल सीट्स पर मतदान करेगी। बढ़ते हैं आगे, रुख महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के माड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्ष के पास कोई नहीं मुद्दा होने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ मोदी हटाने की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस के नामदार मुझे गाली देते हैं, मेरे साथ साथ एक समाज को गाली दे रहे हैं। पहले ये सभी चौकीदारों को चोर कहते थे और अब कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है, जिसका प्रचार मंगलवार शाम से थम चुका है। इसके साथ ही तीसरे चरण का प्रचार शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के माड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ भी मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से बरसते हुए मोदी ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ की बात करते हैं। नामदार मुझे गाली देते हुए पूरे एक समाज को गाली दे रही है। पहले ये सभी चौकीदारों को चोर कह रही थी और अब कह रही है कि सारे मोदी चोर हैं, लेकिन मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है। देश को दुनिया में गौरव कैसे दिलाएंगे, भारत की जय जयकार कैसे होगी, इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने पूछा कि एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती बहुत अच्छी तरह जानती है, इतना बड़ा देश चलाना है तो मजबूत नेता होना जरूरी है। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया, उसने मुझे ऐसी ताकत दी जिससे मैं बड़े से बड़े फैसले ले पाया और गरीबों के कल्याण के लिए भी मैं कई फैसले ले पाया।
भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने में केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती बहुत अच्छी तरह जानती है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है, तो आप बच्चे को वहां पढ़ाना पसंद करते हैं क्या? अच्छा टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए। यूपी सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, याद करिए पहले कितने घोटाले होते थे, हम आप कितना शर्मसार होते थे। आपके सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है। इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला, तभी काले धन भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया। याद करिए पहले कितने घोटाले होते थे और हम हिंदुस्तानवासी कितना शर्मसार होते थे। आपके इस सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है। हां, दिन में सपने देखने वालों को, झूठ बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता। झूठ पर झूठ बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। साथियों, इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, तभी काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है। आपका साथ मिला तभी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से देश के पैसे वसूल कर पाया हूं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के तहत कल यानी 18 अप्रैल को 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है। साथ ही तीसरे चरण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस चुनाव में चौकीदार कैंपेन को भुनाने में लगी है, जबकि विपक्ष इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगा है। अब ये तो आने वाली 23 मई को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी को चौकीदार कैंपेन का लाभ मिलता है या फिर नहीं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे भाषण में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाते हैं और जनता पूछती है कि उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही जिन मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में भी आप देखिए बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, एक जवान घायल। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से दिया टिकट। दिल्ली हरियाणा में आप अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की पीएम मोदी की शिकायत, रोजगार छीनने का रिकॉर्ड बनाएंगे पीएम मोदी। अखिलेश का कहना, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान कल।